मेरी पूरी फुल प्रिपरेशन की जो तैयारी कराई गई है वो भैया ने कराई है। और वो भी टॉपिक मैंने बात किया है उससे दूना बार भैया का नाम लिए हैं, इसलिए भैया के इनके आना जरूरी पड़ जाएगा कभी इंटरव्यू लेने में। मतलब सब कुछ भैया ने ही किया। तो लास्ट मोमेंट जो कहा खाना कौन बनाता था तो वहाँ पे देखिए अपने को भैया को सेव कर दे रहे हैं। तो जी सर नहीं, मैं वहाँ पे मतलब मिस कर गई। मुझे भैया ने भी खाना बना के, और क्योंकि जब मैं मेंस की तैयारी करती थी तो भैया ने ही अपना खाना बनाते थे, खिलाते थे। हाँ, तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। खुशी हुई इस बार अनीता का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पूरी फर्स्ट अटैम्प्ट, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू, मतलब फाइनल। आपको चलन नहीं हो रही है? नहीं सर, मुझे मैं निष्पक्ष भाव से मेरे अंदर जो था बहन अधिकारी बन गई आप। खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदावंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। 2023 पीसीएस का रिजल्ट निकल चुका है। मैं इस समय हूँ बच्ची अनीता, जिसने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी पद पर चयन हुआ है। अयोध्या की बिटिया है। बहुत खुशी की बात यह है कि प्रथम प्रयास में ही इसका चयन हो गया। बहुत संघर्ष नहीं करना पड़ा। इसलिए अभी उसे बता रहा था कि 2-3 प्रश्न तो हमको करना ही नहीं है, क्योंकि आपका भी अनुभव भी कम है। अभी इनके लक्ष्य, अभी ये पहला पड़ाव है इनका, अभी बहुत आगे जाना है। अयोध्या दर्पण में स्वागत है बेटा। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है आपको? सर बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जी 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 फर्स्ट अटेम्प्ट है आपका, क्या आपको उम्मीद थी कि सिलेक्शन हो जाएगा? सर लग तो रहा था कि हो जाएगा, लेकिन जो मेरे भैया थे वो, मुझे तो थोड़ा लग रहा था कि पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन मेरे घर वाले और भैया कहते थे कि हो जाएगा। अच्छा। तो मैं भी मान ली कि मेरा हो जाएगा। हाँ जी थोड़ा फैमिली बैकग्राउंड और अपना एजुकेशनल जर्नी के बारे में बताइए। जी सर। तो मेरे फैमिली में सर मेरे पापा उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में जूनियर फोरमैन के पद में अयोध्या डिपो में कार्यरत हैं। और मेरे 4 भाई 4 बहन हैं, जिसमें एक भैया लेखपाल हैं। और फिर उसके बाद एक मेरे भैया हैं जो मेरे मेंटोर हैं, और मुझे उन्होंने ही गाइडेंस दिया है। और वो भी आईएएस की तैयारी करते हैं। जी। मेन मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? प्रशासन, यानी वनडे भी ट्राई कर सकती थी, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ही क्यों चुना? सर एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में तो मुझे मेरे भैया ने ही बताया था, और मेरे पापा जो हैं वो लोग बताए थे कि अच्छा ये प्रशासन है, इसमें जाते हैं तो ऐसे ऐसे कार्य करने को, और यहाँ पे जाकर हम लोगों के लिए कार्य कर सकते हैं। तो मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली सर। जी सर। आपका फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, ये तो पूछ नहीं सकते कि पिछले अटेम्प्ट में क्या कमी रह गई। चलिए ये क्वेश्चन तो मेरा चला गया कह सकते हैं। मीडियम का क्या असर आप मानती हैं? सर मुझे तो मीडियम का कोई असर नहीं लगता है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछा है आप जैसे उस हिसाब से एक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड में लिख कर आते हैं, तो सर वो उसमें उसी हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। इसमें मीडियम का मुझे नहीं लगता सर। 2021 में ही आपका ग्रेजुएशन हो चुका था, लेकिन उम्र कम थी, इस वजह से आप फार्म नहीं डाल पाई। और जैसे एज आपका 2022 में कंप्लीट हुई, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपका यूपी पीसीएस में चयन हो गया है। आगे आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं आगे यूपीएससी की परीक्षा देना चाहूँगी और आईएएस बनना चाहती हूँ सर। आईएएस बनना चाहेंगे, मतलब ये एक पड़ाव है आपको? जी सर। जी सर। अच्छा। तैयारी क्या लगता है आपको? सिविल की तैयारी जो बच्चे जाना चाहते हैं कब से शुरू कर देनी चाहिए? सर इसके लिए तैयारी के लिए मेरे भैया बताते हैं कि इसके लिए 1.5 साल तो मिनिमम तैयारी होनी ही चाहिए, कंप्लीट हो जाती है। और भैया ने ही मेरी तैयारी कराई है, तो 1.5 साल तो लग ही गया था मुझे तैयारी कराने में। तो आप ग्रेजुएशन के बाद से, ग्रेजुएशन से पहले स्टार्ट कर सकते हैं। आप तैयारी कब शुरू की थी? मैं तो ग्रेजुएशन के बाद से ही स्टार्ट की थी, लेकिन कोविड काल के 2020 में जब लॉकडाउन हो गया, तब पापा भैया ये सब बताने लगे। भैया भी बुक लेकर आए थे, आईएएस की सारी बुक, तो उस समय में पढ़ने लगी तो मुझे रुचि होने लगा। तो मैं तभी से थोड़ा थोड़ा करके तैयारी करने लगी। कोचिंग का एकदम ट्रेंड चल रहा है, आपने क्या कोई कोचिंग लिया था?
जी नहीं, मैंने कोई कोचिंग नहीं लिया था। अच्छा। जी। और मैंने अभी बताया है कि जो मेरी पूरी फुल प्रिपरेशन की जो तैयारी कराई गई है वो भैया ने कराई है। और वो भी मेरे भैया ग्रेटर नोएडा में रहते हैं। तो मैंने जब प्री की परीक्षा तैयारी कर रही थी तो वो फ़ोन कॉल से ही मुझे अच्छा। जी मतलब 2 घंटे 3 घंटे फ़ोन कॉल से ही कॉन्सेप्ट समझाते थे। और फिर उसके बाद मैं उसको लिख लेती थी। फिर बार बार उसको भैया रिवाइज कराते थे। और जब मैं पढ़ती थी उसको खुद कोई टॉपिक, तो मुझे क्वेश्चन खुद जनरेट करने पड़ते थे, क्योंकि भैया बोलते थे कि इस प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए आपको क्वेश्चन जनरेट करना पड़ेगा, तभी एक एनालिटिकल माइंड डेवलप होगा। तो उसके लिए मैं डेली भैया जैसे कहते थे उसी अनुसार मैं करती थी। जी सर। 3 फेज होता है, प्री, मेंस और इंटरव्यू पीसीएस में। आप तीनों फेज की अलग अलग तैयारी आपने कैसे की? तीनों फेज की तैयारी मैंने अलग अलग नहीं की। भैया ने बताया था कि तीनों को एक साथ लेकर चलना है। तो जब प्री की तैयारी भैया कराते थे, जैसे कोई कॉन्सेप्ट समझाते थे, पॉलिटी समझा दिए, राष्ट्रपति का पूरा पढ़ा दिए भैया, तो उनका पूरा प्री के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट हो सकता है वो बताते थे। फिर मेंस के लिए क्या, उसके लिए क्या संभावना हो सकती है वो कॉन्सेप्ट भी बताते थे। और एक तरीका भी बताते थे कि आपको इस डायरेक्शन में सोचना है। और प्री और मेंस जब आप पढ़ाई स्टार्ट करें तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस करें आप। तो जब आप डेली के डेली, जैसे कि ये होता है कि आज देख लिए फिर कल नहीं देखेंगे, तो ऐसे नहीं, आप डेली के डेली सुबह में या शाम को प्री का अगर 20-30 क्वेश्चन देख ले रहे हैं तो मेंस का कम से कम नहीं तो 2-3 क्वेश्चन देखिए। अगर टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उस टॉपिक से क्वेश्चन प्री का भी देखिए, मेंस का भी देखिए, और खुद बनाने की कोशिश करिए। अगर मेंस का है तो उसका आंसर देने का मन ही मन में कीजिए, और प्री का है तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। जी। जीएस का रोल इसमें बढ़ गया है जब से ऑप्शनल हट गया है। हालांकि आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था, आप सीधे जब ऑप्शनल हटा तैसे आप आ गई। हमें लगता जैसे लगता वेट कर रही थी आप। चलिए ठीक है, आप बहुत लकी रहें कि आपको, चूँकि बहुत ऐसे हैं पेरेंट्स जो कि परेशान बेचारे 5-6 साल से तैयारी कर रहे हैं, उनको नए सिरे से तैयारी करना पड़ रहा है, लेकिन आप बहुत लकी रही इस मामले में। जीएस का बहुत बड़ा रोल है, जीएस की तैयारी आपने कैसे की? सर जीएस के लिए मैंने तैयारी, मेरे भैया जो जो बुक बताते गए मैं उसको पढ़ती गई। जैसे कि जियोग्राफी के लिए भैया कहे कि एनसीईआरटी पढ़ो, तो एनसीईआरटी पढ़ लिया। फिर हिस्ट्री के लिए भी एनसीईआरटी बोले थे तो वो भी पढ़ा था मैंने। फिर उसके बाद पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, तो वो जो जो बुक भैया बताते गए उसको मैंने अच्छे से पढ़ा, और जो मेरे डाउट होते थे उसको नोट डाउन कर लेती थी। फिर उसके बाद कॉल करके और भैया से पूछती थी, फिर भैया बताते थे। जी। चौथा पेपर इथिक्स वाला जो है, इथिक्स की तैयारी कैसे की आपने? सर इथिक्स की तैयारी, क्योंकि मेरा प्री जब हो गया था तो मैंने पढ़ा नहीं था इथिक्स का, तो वो 3 महीने में इथिक्स की मेरी फुल प्रिपरेशन मेरे भैया ने ही कराई। उनके कुछ नोट्स से पहले ही बनाए थे भैया, तो वो तो मुझे प्रोवाइड करा दिए। फिर पूरा कॉन्सेप्ट जो भी उसमें सिलेबस में नोट डाउन हुआ है, एक एक पॉइंट की वर्ड करके भैया बताते गए उसको कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। और मुझे लगता है कि जब मैं इथिक्स का पेपर पढ़ी तब मुझे उस जो भी उसमें मूल्य थे उसको मैं अपने अंदर लाने की कोशिश भी करने लगी और प्रयास भी कर रही हूँ। जी। साक्षात्कार में कौन सा प्रश्न था जो आपको थोड़ा असहज किया जिसने? मुझे लगता है कि साक्षात्कार जो था मेरा बहुत अच्छा गया था। आर.एन. त्रिपाठी सर का बोर्ड था। तो उन्होंने सबसे पहले तो क्वेश्चन क्योंकि पूछे कि आप किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं, तो मैंने कहा सर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से किया है। तो उससे क्वेश्चन पूछे, फ़ारेनहाइट को उसमें डिग्री सेल्सियस में चेंज करना था। फिर पूछे कि खाना बना लेती हैं कि नहीं। तो मैंने कहा कि सर मैं तो कभी कभी खाना बनाती हूँ, मेरी मम्मी, बाकी भैया बनाते हैं। नहीं, मेरी मम्मी मैंने इनका साक्षात्कार में एक चीज़ देखा है
कि जय टॉपिक मैंने बात किया है उससे दूना बार भैया का नाम लिए हैं, इसलिए भैया के इनके आना जरूरी पड़ जाएगा कभी इंटरव्यू लेने में। मतलब सब कुछ भैया ने ही किया। तो लास्ट मोमेंट जो कहा खाना कौन बनाता था, तो वहाँ पे देखिए अपने को भैया को सेव कर दे रहे तो हैं। जी सर, नहीं मैं वहाँ पे मतलब मिस कर गई, मुझे भैया ने भी खाना बना के, और क्योंकि जब मैं मेंस की तैयारी करती थी तो भैया ने ही अपना खाना बनाते थे, खिलाते थे। हाँ, तो मैं कही कि दीदी और मम्मी, तो फिर कहे कि यहाँ पे सर ने कहा कि अच्छा बताइए, दीदी से खाना बनवा के और आप यहाँ तक पहुँच गई हैं। तो एक मतलब सब लोग हंसने लगे थे। फिर एक लड्डू वाला क्वेश्चन था कि लड्डू ही जो है सबसे पहले क्यों चढ़ाया जाता है या हर फंक्शन में। क्योंकि इनका मैं देख रहा हूँ कि अभी आध्यात्मिक इनका परिवार है। मैं देख रहा हूँ सिर गर्ग संहिता, शिव पुराण, वायु पुराण, कर्म पुराण, गरुड़ पुराण, जितने तरह के पुराण हैं, अभी मैं आपको अलग से भी दिखाऊंगा, जितने तरह के पुराण हैं शायद इस घर में आपको मौजूद मिलेंगे। पिताजी नहीं हैं, बहुत बेचारे, उनसे मैं मिलना चाहूँगा। हाँ, पापा जी के बारे में किस डिपार्टमेंट में बेटा? पापा मेरे उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम में जूनियर जूनियर के पद पे कार्यरत हैं। हाँ, अयोध्या डिपो में। अच्छा। जी। रुचि आपकी क्या है अलग से? सर रुचि में मैं तो कभी कभी एक तो डांस कर लेती हूँ। जी। वाह वाह वाह, अच्छा ये चीज़ बहुत अच्छा था। उसकी परफॉर्मेंस नहीं देख पाएंगे, यहाँ सिचुएशन नहीं है। कविता कहते तो सुना देते। कविता में क्या रुचि है आपकी? सर कविता लिखती नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी पढ़ लेती हूँ। जी। अच्छा, कौन सी कविता है जो आपके एकदम दिल के करीब हो, जो आपको हरदम प्रेरणा देती हो? मुझे अभी तो कोई कविता याद नहीं आ रही, लेकिन एक लाइन है जो शायद अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं उसको कि तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जी सर, तो ये जो लाइन है मतलब बहुत अच्छा लगता है मुझे सुनने में। और इसको जब भी मेरा मन दुखी होता है तो मैं इसको अपने मन में इसको बोलती रहती हूँ। उस कविता को फिर से बोल दीजिए ढंग से। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश है, समय को भी तलाश है। जी सर, इसके आगे और लाइनें हैं, लेकिन इसके आगे हम 10 बार बोलेंगे, जहाँ साक्षात्कार लेंगे। अपना काम आपने कर दिया, क्योंकि हम आप ही लोगों से सीखते हैं। हमारे पास और कोई साधन नहीं है। क्योंकि मैंने भी जीवन में जो ठोकर खाए हैं, मैंने भी कंपटीशन दिया है। देखिए, इनके बड़े भैया से भी मिलाऊंगा आपको, क्योंकि जो आगे ठोकर खाता है अगले को ठोकर नहीं खाने देगा कदापि। इसका लाभ मिलता है। ये लोग सोचते हैं कि आगे भाग्य साथ नहीं सिलेक्शन हुआ, लेकिन आपके अंदर एक क्षमता है। उन भाई को भी प्रणाम करूंगा मैं, उन शिक्षकों को भी प्रणाम करता हूं। कम से कम वो शिक्षक जो आईएएस नहीं बन पाए, आज के समय में हजारों आईएएस निकालने की क्षमता रखते हैं। इसलिए कभी भी जो लोग टोन करते हैं, टोन करना बंद करें। अच्छा बेटा, एक बता, अंतिम मैसेज आप कन्वे कर दीजिए। सर, मैं अंतिम मैसेज ये कहूँगी कि जितने भी घर के जो बड़े लोग हैं, जैसे कि पापा हुए, फिर भैया हुए, वो अपने घर की जो लड़कियां हैं उनका सहयोग करें, उनको पढ़ने के लिए उत्साहित करें और उनको यह भरोसा दिलाएं कि तुम कर सकती हो। क्या आपको लगता है कि बच्चियां कितना भी है, हालांकि सरकार बहुत साथ दे रही है, सरकार की तमाम योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर, लड़कियों को लेकर, लेकिन अभी उतना सुधार नहीं हुआ। दिमाग में लोगों के अभी वो बातें हैं लड़कियों को लेकर। और कहीं कहीं भाई आपको कोऑपरेट जरूर किए, लेकिन कहीं कहीं मस्तिष्क में उनके भी वो बातें रही होंगी। लेकिन कोई आदमी दिल की बात नहीं बताता है, लेकिन एक वेरिएशन तो रहता ही है, एक आपकी सीमाएँ निश्चित रही होंगी। तो आपको क्या लगता है, क्या सुधार की ज़रूरत है? सर, इसमें सुधार की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि आप अपने सोच में बदलाव लाएं। और ये अगर सोच में बदलाव धीरे धीरे हो भी रही है, और आने वाले भविष्य में हम देख सकते हैं कि इसका बदलाव हमें दिखेगा। जी बिल्कुल दिखेगा। नीता जी, ये बताइए कि प्लान बी भी आपका कोई था कि बस सिविल में ही जाना था? सर, मेरा प्लान कोई बी नहीं था, क्योंकि 2022 में मैंने यूपी लेखपाल की परीक्षा दी थी, तो उसमें भी मैं क्वालिफाई कर गई थी। तो उसको देने के बाद मेरा प्लान बी कोई नहीं था। मैं सोचती थी उसको करते हुए मैं अपना सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी करती रहूँगी,
लेकिन इस बार मेरा इसमें हो गया। जी जी चलिए बच्चा, बहुत लकी रही आप, कम से कम आपका फर्स्ट सिलेक्शन हो गया। बहुत ज़्यादा इनको एक्सपीरियंस भी नहीं है, बहुत इनके पास अनुभव नहीं है, भाग्यशाली हैं। इनका भाग्य जो बना इनके बड़े भाई की वजह से बना। कम से कम 20 बार 25 बार उनका नाम इन्होंने लिया है। इसलिए इनके भाई से मैं चाहूँगा कि आवें भैया, 2 शब्द मैं आपसे बात करना चाहूँगा जिससे लोगों को प्रेरणा मिल सके। आज के समय में जो प्रतियोगिता हो गई है वो प्रतियोगी की कम पेरेंट्स की ज़्यादा हो गई है, अभिभावक की ज़्यादा हो गई है। क्योंकि अभिभावकत्व तो अगर आप अपने तरीके से नहीं कर पाएंगे, असली प्रतियोगिता में सफल हो, बच्चा आपका सफल हो, इसके लिए ज़रूरी होता है कि अभिभावक का, माता पिता का, पति का, शादी के बाद जो हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। ऐसे ही हमारे सामने आज भाई बैठे हैं, अनीता जी के बड़े भाई। कम से कम इसलिए मैं इनका साक्षात्कार करना चाहूँगा क्योंकि 15 मिनट के साक्षात्कार में किताब का नाम लूँ तब भैया जाने, नोट्स का नाम लूँ तब भैया जाने, कैसे पढ़ाई की भैया जाने, का और क्या तैयारी भैया ने जो कहा, मतलब कि सब कुछ भैया ने किया। ऐसे भाई को मैं प्रणाम करूँगा। और ऐसे लोगों का साक्षात्कार आज के समय में लेना बहुत आवश्यक है कि बहुत से शिक्षक ऐसे हैं कि हज़ारों IAS बना देते हैं। खान सर को देख लीजिए, जो औकात है पूरे देश में। तो आज के समय में ये हीन भावना कहीं से नहीं आना चाहिए कि मैं सफल हो नहीं पाया। इसको खुश होना चाहिए कि मैंने सफल बना दिया। बनाने वाला सबसे महत्वपूर्ण होता है, बना पाए या ना पाए, उसका जो बनने वाला है उसका कद बहुत छोटा होता है। हमारे साथ में अनीता जी के भाई हैं। सर, परिचय अपना। सर, मेरा नाम महेश कुमार है सर जी। और मैं भी सिविल सर्विसेज में पिछले 2 सालों से तैयारी कर रहा हूँ। तो सर, मुझे बहुत खुशी हुई इस बार अनीता का फर्स्ट अटैम्प्ट में ही पूरी फर्स्ट अटैम्प्ट, फर्स्ट मेंस, फर्स्ट इंटरव्यू, मतलब फाइनल। आपको चलन नहीं हो रही है? नहीं सर, मैं निष्पक्ष भाव से, मेरे अंदर जो था, बहन अधिकारी बन गई आपकी। बिल्कुल, मुझे ऐसी कोई भाव ही नहीं पनपी और ना ही मैं यही चाहता हूँ सर। पहले तो इस पे बात करूँगा सर, आपके इस प्रश्न पे, कि मैं प्रत्येक व्यक्तिगत स्तर पे, एक फैमिली स्तर पे मैं कहना चाहूँगा, खासकर पुरुष लोगों को, कि उनसे संबंधित जितनी भी स्त्री हैं, चाहे बहनें हों, चाहे पत्नी हो, चाहे माता हो, उन सभी के प्रति आप सभी एक पितृसत्तात्मकतावादी अगर है अवधारणा, तो उसको आप खत्म कीजिए। जब इस चीज़ों को खत्म कर लेंगे तो आप स्वतः आप चाहेंगे कि आपसे जुड़े जितने भी स्त्री जन हैं उनको आप उत्थान के कगार पे ले जाएंगे, अपने कदम के कदम साथ मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे सर। यार, लड़की जो पैदा होती है तो आज के समय में माना जाता है दबाव में आ जाता है पेरेंट्स। उसके माता पिता भाई तो कम दबाव में, पड़ोसी ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं, रिश्तेदार ज़्यादा दबाव में आ जाते हैं। शादी की चिंता शायद आपको उतनी नहीं, उनको ज़्यादा चिंताएं होने लगती हैं। तो आपके मन में नहीं आता है एक लड़की है, जल्दी शादी ब्याह करके इसको हटा दें, उसके बाद स्वतंत्र लाइफ अपनी जी? नहीं सर, मुझे क्या, ये पूरी अगर एक संस्कार में इसको डाला जाए तो हमारे फैमिली संस्कार में ऐसा रहा सर। पुरुष पिताजी, हमारे बाबा जो थे, हमारे बाबा जी सपोर्टिव थे, हमारे पिताजी सपोर्टिव हैं, हमारे ब्रदर्स जितने हैं वो सपोर्टिव हैं, हमारी 2 भाभियां हैं, हमारे भैया उन दोनों भाभियों को भी सपोर्टिव करते हैं कि जो चाहे बनना वो कर सकती हैं। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि अपने परिवार और व्यक्तिगत स्तर पे अपनी जो वैचारिकी अवधारणा, पैट्रियाटिज्म अवधारणा जो बनी हुई है, उसको आप ख़त्म कीजिए। आप इस चीज़ को ख़त्म कर लेंगे तो आप स्वतः ही निष्पक्ष भाव से आप सभी को साथ में लेके क्या चीज़ आड़े ऐसी आ रही, क्यों ख़त्म नहीं हो पा रहा है? लोग अभी भी घृणित मानसिकता से लोग बच्चियों को पढ़ाने में सबको नानी मर जाती है। और वही जो है, हम तो कुछ ऐसे भी परिवार देखे हैं कि लड़के को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं या बिटिया को प्राइमरी में पढ़ा रहे हैं। आप क्या कहना है आपका? जी सर, ऐसी स्थिति में मुझे लगता है सर कि सबसे, अगर हम अपनी संवैधानिक या कानूनी भाव की बात करें या सरकार की भाव की बात करें, तो उनके तरफ से एक प्रयास जारी है इसको ख़त्म करने की, पर एक सामाजिक स्तर पे ये बैरियर की तरह कार्य कर रहा है सर। और मुझे लगता है कि ये सबसे बड़ा बैरियर जो है सर, ये
समाज की रूढ़िवादिता है सर। और ऐसे रूढ़िवादिता को अगर खत्म आप भी मैं दे रहा हूँ आपके यहाँ ट्रेडिशनल जो परंपरावादी ग्रंथ रखे हैं, वहाँ पर देख रहा हूँ श्री गर्ग संहिता, महाशिव पुराण, वायु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव महापुराण, जितनी तरह के पुराण हैं, इतना पाश्चात्य संस्कृति अब सभ्यता मतलब पढ़ाई लिखाई हो गई, वेस्टर्न कल्चर आ गया है, ये सब ट्रेडिशनल कैसे आप रखें? सर पहले तो ये कहना चाहूँगा, ये ट्रेडिशनल जितनी भी ग्रंथें हैं ये तो पिताजी पढ़ते हैं और साथ ही साथ मुझे भी कभी मौका मिलता है, समय मिलता है। कुछ असर भी आ गया आपको? नहीं सर, असर का मतलब इसको मैं एक अध्यात्म जागृत से लेता हूँ, मतलब स्वतः आत्मज्ञान की जागृत से लेता हूँ सर। और दूसरी चीज़, इसमें वो बातें भी हम सभी लोग सीखते हैं कि जो हमारी रूढ़िवादी परंपराएं जो हमारे समाज को, हमारे परिवार को रोकती हैं, ऐसी परंपराओं को एक तो पहले फैमिली स्तर पे और फिर इसको सामाजिक स्तर पे दूर करने का प्रयास किया जाए सर। तो सर ग्रंथों को पढ़ना इस स्तर पे ना लिया जाए कि ये ग्रंथ पुरानी है तो इसको ना पढ़ें, उसको पढ़ना चाहिए इसलिए क्योंकि जो चीज़ें उसमें आपको लगता है कि वो उसको लेना चाहिए और जो चीज़ नहीं लेना चाहिए तो आप अपने व्यक्तिगत स्तर पे इसको चुनाव कर सकते हैं सर। जी सर। आज उसका सिलेक्शन हो गया सिस्टर का, और अभी और बहनें हैं, आपके भाई हैं, आपने इतना अच्छा अभिभावकत्व न निभाया। आपके पिताजी तो ऐसा नहीं कहते कि बेटा अपना ख्याल करो, तुम काहे इन लोगों के चक्कर पड़े? सर ऐसा नहीं है, ये दरअसल पिताजी का ही संस्कार है मेरे अंदर। क्या बात है। इसलिए ये चोट पहुंचाने वाला प्रश्न मैंने किया कि देखें भक्ति किधर है, लेकिन इन्होंने पिताजी के ऊपर मार दिया। चलिए, बहुत यहाँ कुछ बच्ची कहना चाह रही हैं। सर भैया मेरे कहते हैं, ये भैया चाहे जितने भी मेरे भैया है, कहते हैं कि भले हम लोगों का सिलेक्शन हो चाहे ना हो, हम लोग कहीं ऊंचे पद पे जाए चाहे ना कर जाए, लेकिन तुम लोगों को जाना है। क्या बात। तो अपने से आगे रखते हैं। अच्छा। जी सर। ये देखिए, ये भाई है नीता जी के, बहन बगल बैठी हैं। हाँ कुछ, हाँ बच्ची मेरी बड़ी दीदी हैं और भाभी भी हैं, ये लोग भी हमेशा से आगे रखती हैं। जितने भी मेरे छोटे भाई बहन हैं उनसे छोटे, मतलब अपने बड़े होने का कर्तव्य बेहतर तरीके से निभाते हैं। जी। देखिए, भारत बदल रहा है, अब लोग बदल रहे हैं, लोगों की सोच बदल रही है। ये हमारे सामने प्रत्यक्ष प्रमाण है। इनके भाई ये सोच रहे हैं कि हमारी बहन की जो है शादी, लोगों के अंदर एक मानसिकता है कि शादी विवाह करके जो है जिम्मेदारियों के बोझ से हट जाया जाए, लेकिन सही जिम्मेदारी पेरेंट्स की ये है कि बच्ची को इस काबिल बना दीजिए कि वो अपना रास्ता खुद तय कर ले। ऐसे भाई को प्रणाम है, ढेर सारी शुभकामना। अब आज के समय में महिलाओं को, स्पेशली लड़कियां तो तभी आगे बढ़ सकती हैं जब उनके पेरेंट्स साथ देंगे, उनके पति साथ देंगे, उनके भाई साथ देंगे। इसलिए बच्चों को पढ़ाइए, वो निश्चित रूप से अपना मार्ग उनका प्रशस्त होगा। ढेर सारी शुभकामनाएं सर आपको। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।